चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन अवर सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया बच्चे, दैट इज पार्ट ए। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1। शेयर्स, मोस्ट शेयर कैपिटल बोलो, शेयर्स बोलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर in your entire syllabus with a weightage of 20 marks, with a weightage of 20 marks। फेल होने वाला पास हो जाता है, पास होने वाला एवरेज स्टूडेंट बन जाता है, एवरेज स्टूडेंट वाला अबव एवरेज हो जाता है, अबव एवरेज वाला जो है वो 80-90 मार्क्स को टच कर जाता है। सो व्हाट you'll be scoring in your papers that substantially depends upon this particular chapter। ठीक है, प्लीज सीरियसली ये चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ आप बच्चे। ठीक है, आइए निर्जरा प्लीज बेटा फोकस करिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। यहाँ पे लिखिए बेटा मेरे साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, यशवी बच्चे इसको एक बार कायस्था को पूछ रहा था कि क्लास से क्यों नहीं लगा रही है। यार उसने को कॉल किया था तो पूछ रही थी तूने ऑफलाइन जाना है, मैं बोला नहीं ऑनलाइन, तो बोल रही थी मैं भी ऑनलाइन ही करूंगी, फिर की नहीं मैंने। चलो ठीक है, आइए बच्चे लिखिए यहाँ पे पब्लिक इशू। सर पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? So what is the meaning of public issue? It means inviting public at large. It means inviting public at large to make investment। राधे अपना माइक क्लोज करिए, अंकित कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी। To make investment into the capital of the company. To make investment into the capital of the company. It means inviting public at large. It means inviting public at large to make investment. To make investment into the capital of the company। Is that clear? Got it? ठीक है, निर्जरा कहाँ ध्यान है बेटा? चलिए फोकस करें बेटा, देखो बच्चे। टू मेक इन्वेस्टमेंट इनटू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, शेयर कैप। लिखिए बच्चे, कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided into shares। Capital of a company is divided into shares। Capital of a company is divided into shares, and share means a single unit, and share means a single unit। Capital of a company is divided into shares, and share means a single unit, एक single unit। सर मतलब, आइए बच्चे मतलब समझिए इसका। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक एक्स लिमिटेड है, इट्स अ कंपनी, इसकी कैपिटल दी हुई है बेटा 10 लाख। अब ये पता है कैसे लिखेंगे बच्चे? अब ये कैसे लिखेंगे? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10। सर कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 लाख टुकड़ों में, पीसेस, यूनिट्स। 1 लाख टुकड़ों में क्या करा कंपनी ने? अपने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बच्चे एज एन इन्वेस्टर हमारे पास 1 लाख टुकड़े अवेलेबल है टू मेक इन्वेस्टमेंट इनटू द। सर सपोज करिए
मैंने कंपनी के 10,000 टुकड़े खरीद लिए, 10,000 टुकड़े मतलब 10,000 शेयर्स आई हैव परचेज, तो मैं कंपनी में कितने का ओनर बन गया? 10% का ओनर। इज दैट क्लियर? जितने शेयर्स आप परचेज करते जाओगे उतने बड़े आप ओनर बनते जाओगे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो सर कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आप वर्ड यूज करते हो कैपिटल, बट कंपनी के केस में आप वर्ड कैपिटल नहीं यूज करते, आप क्या यूज करते हो? शेयर कैपिटल, बिकॉज कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टुकड़ेज, और उन टुकड़े का नाम क्या है? एक सिंगल टुकड़े का मतलब क्या है? शेयर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? आइए नेक्स्ट लिखिए बेटा, शेयर होल्ड। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, शेयर होल्ड। शेयर होल्ड, a person who makes investment, a person who makes investment into the shares, sorry, into the capital, a person who makes investment into the capital of the company, of a company, by purchasing its shares, by purchasing its shares। इसमें दो पार्ट्स लिखेंगे बेटा हम। A person who makes investment into the capital of a company by purchasing its shares is called as shareholder। आप इसके आगे लिख लीजिए, is called as shareholder। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा सारे बच्चे, प्लीज लिसन टू मी। सर आपको शायद मैंने अगर सिखाया हो सर, कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, यानी कि कैपिटल में किसका पैसा लगा होता है बेटा? ओनर का पैसा लगा होता है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो बच्चे शेयर होल्डर का पैसा भी कहाँ लग रहा है? कैपिटल में। तो सर शेयर होल्डर टेक्निकली क्या होता है? कंपनी का ओनर ही होता है। अब सर डिपेंडिंग अपॉन कितने शेयर्स आपने परचेज करे हैं, कंसिडरिंग दैट आप उतने बड़े कंपनी में ओनर बन जाओ। इज दैट क्लियर? तो लिखिए, ए शेयर होल्डर is actually the owner of a company. However, how big how big he is, how big he is as an owner, that depends upon the number of shares, that depends upon the number of shares, that depends upon the number of shares held by, that depends upon the number of shares held by him। Is that clear? कितना बड़ा ओनर होगा वो, ये डिपेंड करेगा कितने शेयर्स वो पोजेस करता है। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं आप बच्चे मेरे साथ? ठीक है बेटा, आइए बच्चे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म पे चलिए बेटा। मैंने अभी एग्जांपल स्टार्ट करने हैं, फिर मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा बच्चों को बाद में, लेटेस्ट स्टेज पे। लेकिन अगर एग्जांपल समझना है बेटा तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। लिखिए बेटा, इंस्टॉलमेंट्स। लिखिए, ए कंपनी may call amount on its share, a company may call amount on its share in the form of installments, in the form of installments। A company may call amount on its shares, on its share in the form of installment। Is that clear? Got it? ठीक है सर, मतलब इधर देखो बेटा, इधर देखो। सर ये 10 रुपए का शेयर है, ये 10 रुपए का शेयर है। मिस्टर ए ने होल्ड करे 10,000, 10,000 शेयर ही इज होल्डिंग एट द रेट ₹10। कितना हो गया बेटा? 1 लाख। अब हो सकता है कंपनी ये 1 लाख रुपया एट ए स्ट्रेच मंगा ले या फिर इंस्टॉलमेंट्स में। इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन कंपनी और आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। इज दैट क्लियर?
लेकिन सर मेरी बात सुनो, सर अब हमारी जो अकाउंटिंग होगी, हमारे जो पेपर में आएगा क्वेश्चन, क्या सर वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होगा या सर लमसम बेसिस पे होगा? बेटा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। इज दैट क्लियर? क्योंकि लमसम बेसिस में तो अकाउंटिंग के स्टेप्स ही खत्म हो गए फिर, और आपको वो सीबीएसई जो है वो दुखी देखना चाहता है, सो दैट इज व्हाई इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस वो देगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, such installments are as follows. Such installments are as follows. ठीक है, देखिए बेटा, कह रहा है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बेटा, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बेटा? एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पे लिखिए बेटा थोड़ा सा, इन्वेस्टर investor while applying for while applying for कंपनी ने इनविटेशन दिया बेटा इन्वेस्टर को, सारे बच्चे मेरी तरफ, कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या दिया? इनविटेशन दिया, आओ मेरी कंपनी में क्या करो? इन्वेस्ट करो। तो सर कंपनी ने दिया इन्वेस्ट आपका इनविटेशन, और इन्वेस्टर क्या कर रहा है? उस इनविटेशन को कंसिडर करते हुए कंपनी में अप्लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? सब बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन्वेस्टर व्हाइल अप्लाइंग for company's shares will pay first installment, which is called as application money, which is called as application, which is called as application money. Is that clear? ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखो जरा, सेकेंड इंस्टॉल, अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉट। नेक्स्ट देखिए, if company finds it okay, then company will, if company finds this okay, if company finds this convenient, then company will allot, allot मतलब issue, then company will allot या फिर issue shares to the investor and will, and will thereby, उसके अनुसार, and will thereby ask for second installment, and will thereby ask for second installment from, सुनना मेरी बात सुनना सारे बच्चे, फोकस फोकस है बेटा। जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो? कि कंपनी जी ये लो पैसा रखो पहले इंस्टॉलमेंट का, मेरे को शेयर्स क्या कर दो? इशू कर दो। कंपनी को सही लगा, अगर कंपनी को सही लगा, कंपनी क्या करेगी बेटा? उसके बाद कंपनी बोलेगी ओके डन, कंपनी शेयर्स आपको इशू कर देगी, और जैसे ही कंपनी ने आपको शेयर्स इशू करे, आप क्या बन गए? शेयर होल्डर। क्या बन गए? शेयर। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, एंड विल देयर बाय आस्क फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, फ्रॉम इट्स शेयर। अब की बारी मैंने इन्वेस्टर वर्ड नहीं लिखा, इन्वेस्टर सिर्फ आप तब हो बेटा, इन्वेस्टर आप तब थे जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। अब जब शेयर्स इशू हो गए, तब आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन। दैट क्लियर? इफ कंपनी फाइंड्स इट्स ओके, देन कंपनी विल अलॉट या इशू शेयर्स टू द इन्वेस्टर एंड विल देयरबाय आस्क फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर? गॉट इट बेटा? नेक्स्ट लिखो बेटा, थर्ड इंस्टॉलमेंट।
लिखो बेटा, कॉल मनी। कॉल मनी इसको बोला ही जाता है बेटा, कॉल। कॉल मतलब फोन कॉल वाली कॉल नहीं। ठीक है, लिखिए बेटा। कंपनी में इधर कॉल द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, और कंपनी में इधर कॉल द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। सुनिए मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, इधर देखो बेटा। 10 रुपए का मेरा शेयर था, एप्लीकेशन पे कंपनी बोला था अगर कोई भी इन्वेस्टर अप्लाई करेगा ना तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया देना। कितना देना? 2 रुपया। अगर अलॉटमेंट पे अप्लाई कर, अलॉटमेंट अगर हम आपको शेयर्स इशू करते हैं तो फिर आपको हमें क्या देनी पड़ेगी? सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम क्या है? अलॉटमेंट। उस पे देना 5 रुपया। इज दैट क्लियर? उसमें कितना देना? 5। अब कितना बैलेंस बच गया? 3 रुपया। हाउ मच वी आर लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद 3 रुपया। ठीक है बेटा। या तो 3 रुपया कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही मंगा लेगी, या तो कंपनी बोलेगी अच्छा फर्स्ट कॉल पे मैं 1 रुपया मंगाती हूँ, रिमेनिंग सेकंड जो है 2 रुपया मैं सेकंड कॉल पे मंगा लेती। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ध्यान से सुनिएगा। अलॉटमेंट के बाद जितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी ना बेटा, उनको बोला जाता है कॉल मनी। उनको क्या बोला जाता है? कॉल मनी। तो अगर आप फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसे भी हो सकते। इज दैट क्लियर? जब क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। So company may either call the balance amount on first call itself or defer or defer the balance amount up to second call. Up to second. Is that clear? Got it? तो मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अपने कैमरा स्विच ऑन करती हूँ दोबारा। ठीक है बेटा। आर वी डन? यहां तक लिखा? चलिए निर्जरा, आई एम वेटिंग बेटा, जल्दी आइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डन? ठीक है। आज तो अयान जी ने कैमरा ऑन किया। अयान जी क्या बात, शेयर्स शेयर्स में कैमरा ऑन हो गया बेटा? चलो अच्छी बात है। चलिए निर्जरा जल्दी वापस आए बेटा। चलिए, तो ये है बच्चे इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट पे क्या करेगा? इन्वेस्टर अप्लाई करेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, एक पॉइंट है बेटा इधर। सर अगर कंपनी डजंट फाइंड इट ओके तो फिर क्या होगा सर? इफ कंपनी डजंट वांट टू अलॉट यू द शेयर्स, फिर कंपनी क्या करेगी? कुछ नहीं यार, आपने जो एप्लीकेशन पे पैसा दिया ना, कंपनी बोलेगी ये ले यार अपना पैसा वापस रख, हमने तेरे को शेयर्स इशू नहीं कर। सर ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी? बेटा प्लीज ध्यान से सुनिए, आगे अभी आएगा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। सर मतलब, सर कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है 1 लाख। सर जनता इतनी पागल हो गई है कि पब्लिक बोल रही है कि यार अगर इस कंपनी के शेयर्स मिल जाए ना तो मेरे को तो सर जो है हाई प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेनी टाइम्स आई विल बी अर्निंग। सर 10 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। अब सर हो सकता है ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है? लॉटरी सिस्टम। आपका नाम आ भी सकता है और आपका नाम नहीं भी आ सकता। लोग इनफैक्ट ये भी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। बच्चे अपने मम्मा के नाम से, पापा के नाम से, वाइफ के नाम से, ठीक है, खुद के नाम से, बच्चों के नाम से, तो बिकॉज दे आर बिलो 18 दे कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट, तो वो अपने मल्टीपल रिलेटिव्स के नाम से क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। बोलते कहीं ना कहीं तो नाम आएगा। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अभी ये सिचुएशन थोड़ी दूर है, हम इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टर्म पे आइए बेटा। मीनवाइल आप बच्चे, इंस्टॉलमेंट होगी, फिफ्थ लिखिए बेटा। फिफ्थ लिखिए। चलिए इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं यार फिर हम। लिखिए बच्चे, टाइप्स ऑफ इशू। टाइप्स ऑफ इशू। लिखो बच्चे, सबसे पहले 8 पार।
एट पार। लिखो क्या मतलब है सर इसका। इट मींस shares offered and shares applied for। कंपनी जितने शेयर्स ऑफर कर रही है और जनता ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड शेयर्स अप्लाइड फॉर आर इक्वल। सर कंपनी, मेरी बात सुनो, कंपनी पब्लिक इश्यू में शेयर्स ऑफर करे 1 लाख, जनता ने भी अप्लाई किया 1 लाख, ये सिचुएशन क्या हुई? एट पार। नेक्स्ट लिखो बेटा, ओवर सब्सक्राइब। सर यहां पे क्या होगा ओवर सब्सक्राइब में? शेयर्स ऑफर्ड आर स्मॉलर देन शेयर्स अप्लाइड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट लिखो बेटा, अंडर सब्सक्राइब। निर्जरा ये क्या सिचुएशन होगी बेटा अंडर सब्सक्राइब की? तो जब शेयर जितने ऑफर किए उससे कम अप्लाई हो। उससे कम अप्लाई। इज दैट क्लियर? शेयर्स ऑफर्ड जो है कंपनी ने 1 लाख करे, जनता ने अप्लाई कितने के लिए किए बेटा? 80,000 के लिए, 90,000। शेयर्स ऑफ, सॉरी शेयर्स अप्लाइड। अब सुनना मेरी एक बात बड़े ध्यान से, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिसन टू मी बच्चे, अगर ये सिचुएशन हो जाए ना तीसरी वाली, इफ दिस थर्ड सिचुएशन हैपेंस, ठीक है, अगर ये तीसरी सिचुएशन अप्लाई हो जाए, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर ये तीसरी सिचुएशन अप्लाई हो जाए बेटा, फिर क्या होगा? सर कंपनी ने इश्यू करा है 1 लाख शेयर्स, ऑफर करे 1 लाख, सर लेकिन अप्लाई हो जाता है यहाँ पे 90,000। सर यहां तक अलाउड है, यहां तक अलाउड है। फर्दर पब्लिक इशू के लिए प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते। लेकिन सर अगर आपको जो एप्लीकेशन मिली है ना बेटा, वो बिलो 90% मिली है, मतलब पब्लिक ने जो अप्लाई किया है इट इज मोर देन, इट इज बिलो 90%, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सुन लो। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी 90% ऑफ द इशू साइज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी 90% ऑफ द इशू साइज। लिसन टू मी बेटा, मेरा इशू साइज कितना है? 1 लाख शेयर, उसका 90% कितना हो गया? 90,000। अगर 90,000 से नीचे आ जाएगा, मेरा पब्लिक इशू फेल हो गया। जितना पैसा आपने जनता से, अब जिस जिस जनता ने आपको पैसा दिया है, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और मार्केट में आपकी इमेज के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है बेटा। इसका मतलब सारी मार्केट में क्या कन्वे होगा कि इंडिया की जनता इस पर्टिकुलर कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करती। दे डोंट वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इनटू सच कंपनी। इज दैट क्लियर? और आपका पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा कहीं भी कोई भी कंपनी नहीं चाहती, इसलिए पब्लिक इशू की जो तैयारी होती है 4-4 5-5 साल चलती है, उसके बाद कंपनी पब्लिक इशू के साथ आती है। पूरी इंडिया की जनता से आप पैसे की डिमांड कर रहे हो बेटा, कोई छोटी चीज नहीं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बात समझ आ गई? ठीक है, तो इट हैज टू बी एटलीस्ट, मिनिमम इशू साइज हैज टू बी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सॉरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी एटलीस्ट 90%। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बच्चे नेक्स्ट लिखिए मेरे साथ, नेक्स्ट लिखिए। ये पॉज क्यों हुई यार? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? नहीं हाँ है जी हाँ जी विजिबल सर, बेटा? विजिबल अब नहीं है सर, पहले थी। अब है, विजिबल है। यस सर। ठीक है, किसी का कुछ स्किप तो नहीं हुआ ना बेटा? अंडर सब्सक्राइब वाला लिखा हुआ है सबने? यस सर। ठीक है, लिखो बच्चे। हमने टाइप्स ऑफ इशू किया बेटा। नेक्स्ट लिखिए बच्चे। नेक्स्ट लिखिए, शेयर्स इशू शेयर्स इशू एट। तो बोर्ड्स में थ्योरी आती है इस चैप्टर की। बेटा इस चैप्टर की ना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है,
और इस चैप्टर में थ्योरी है भी अच्छी खासी। जब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, विल बी टेकिंग द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। सर अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कंपनी ने बोला, स्क्रीन पे चेक करिए। सर कंपनी ने बोला 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 ये बोला कि सर द वैल्यू of their shares which is decided by the company itself. ध्यान से सुनिएगा। The value of shares, the value of shares which is decided by company itself is called as face value. Is called as face value. कंपनी ने बोला कि जी हम अपने शेयर की वैल्यू डिसाइड करते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए। दैट इज कॉल्ड एज फेस। सर अब ये फेस वैल्यू कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो सर फिर कहाँ पढ़ाया जाता है बेटा? वो पढ़ाया जाता है कंपनी सेक्रेटरीज को, सीएस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को, और वहां पे एक सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटीज लॉ। वहां पर ये पढ़ाया जाता है हाउ द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू इज डिसाइडेड। इज दैट क्लियर? गॉट? क्या डायनामिक्स है जिसकी वजह से कंपनी फेस वैल्यू कैलकुलेट करती है, आपके जानने का वो जो है वो पार्ट नहीं। फेस वैल्यू आपको हमेशा दी होगी। अखिलेश जी कैमरा ऑन करें बेटा जल्दी। इज दैट क्लियर? अब सर ध्यान से सुनिए। One is face value and the other one is market value. One is face value and the other one is market value. अब आप सारे बच्चे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। Now sir, what is market value? The market value is that value which is decided by the market forces itself. By the market forces itself. Sir market forces मतलब सर मेरे शेयर की मार्केट में कितनी डिमांड है और डिमांड के कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे शेयर की कितनी सप्लाई है। सर आपको पता है सर, जर्नल सा रूल है सर, अगर आपके शेयर की डिमांड ज्यादा होगी और सर सप्लाई कम होगी, मतलब बेचने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है बेटा, और डिमांड करने वाले ज्यादा है, ऑटोमेटिकली आपके शेयर के प्राइस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। बट सर आपके शेयर का प्राइस, आपके शेयर की डिमांड जो वो कम है और बेचने वाले ज्यादा है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, आपके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऐसी भी सिचुएशन है बेटा जहां पे फेस वैल्यू 10 रुपए डिसाइड हुई है, 10 के नीचे भी शेयर चले गए क्योंकि उनके पब्लिक इशू आने के बाद कंपनी जो है इतने बुरे तरीके फ्लॉप हो गई कि उनकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से भी नीचे चली। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? तो सर एट पार देखो क्या है, अभी मैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी लिखवा दूं। तो बच्चे एट पार व्हेन कंपनी डिमांड्स only face value from its investors, when company demands only face value from its investors, then it is called as shares are issued at par. Then it is called as shares are issued at. Is that clear? When company demands only face value from its investors, then it is called as shares are issued at par. Is that clear? Got it? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए। When company demands only face value from its investors, then it is called as shares are issued at par. Am I clear? Sir, premium देखिए। When company demands more than its face value from its investors, then such extra amount, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ये, then such extra amount is called as premium. Then such extra amount is called as premium.
then such extra amount is called as premium. Sir example, for example, आइए बेटा, for example कह रहा है फेस वैल्यू शेयर की है ₹10, फेस वैल्यू कितनी बेटा ₹10, लेकिन कंपनी बोल रही है पब्लिक इशू में शेयर्स, कंपनी बोल रही है मैं पब्लिक इशू में ला रही हूँ 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इशूड, ये पब्लिक कंपनी लिख दिया, ये पब्लिक इशू है बेटा, दिस इज पब्लिक इशू, 1 लाख शेयर्स इशूड एट ₹15। हाँ जी भाई, फेस वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा, फेस वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा ₹5। आइए बेटा इसको दो पार्ट्स में करिए, ₹10 आ गया बेटा इसका फेस वैल्यू, और इसका ₹5 क्या आ गया बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको बोला जाता है सिक्योरिटी, इज दैट क्लियर, गॉट इट। और मेरी बात सुनिए बेटा, इस सिक्योरिटी प्रीमियम की जो डेफिनेशन है ना, वो पता है कहाँ दी गई है, लॉ के अंदर, और उस लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। जिस तरीके कंपनी की कैपिटल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, और हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है शेयर्स, उसी तरीके आपका जो लॉ होता है बेटा वो भी टुकड़ों में डिवाइड होता है, और हर एक टुकड़े को हम बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा सेक्शन। क्या स्कूल में भी आपकी 10th क्लास टुकड़ों में डिवाइडेड है ना बेटा, और हर एक टुकड़े को क्या बोला जाता है सेक्शन। बेटा ये डिफाइन है सेक्शन 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सुनो 52 सबसेक्शन 1, 52 खाली अगर बोलो सेक्शन 52, सेक्शन 52 किसके बारे में हेडिंग देगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम को डिफाइन करता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 में। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, ये थ्योरी व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 जो है ना वो डील करता है द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, इज दैट क्लियर। और ये जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है ना, ये डील करता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सुनो सुनो सुनो, ये क्या कहता है 52 सबसेक्शन 2 कहता है जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने रेज किया ना, ₹5 जो एक्स्ट्रा रेज किया, ये अब कंपनी किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है, वो सारे पर्पसेस कहां डिफाइन है 52 सबसेक्शन 2 में। और ये थ्योरी व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट, इज दैट क्लियर। ये मैं पढ़ाऊंगा आप, लेकिन टीचर सीधा आपको टॉपिक लिखवा देते हैं। अगर आप ऐसे कोट करके आओगे पेपर में, आप बिल्कुल बच्चे हट के आपका आंसर दिखेगा बेटा आपका, क्योंकि उन्होंने 100 बच्चों के पेपर चेक किया होगा, सीधा सबने लिखा होगा पर्पसेस फॉर यूटिलाइजेशन, आप लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 करके ऐसे लिखोगे, बिल्कुल स्टैंड अलोन करोगे बेटा पूरे एंटायर जो बंच ऑफ पेपर्स आया होगा आपके इवैल्यूएटर के पास। ठीक है चलिए बच्चे, आइए इतना लिखिए, ये सारा लिखिए, यहां से लिख लिया बेटा, जल्दी लिख लीजिए। निर्जरा डन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन, यस सर। जल्दी करिए बेटा। ये लिख लीजिए बेटा 52(1) में इसका मीनिंग है सर, फिर सेक्शन 52 में क्या है सिर्फ हेडिंग है, 52(1) में उसका मीनिंग है, 52(2) में उसका यूटिलाइजेशन है बेटा, किस किस पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते। चलिए बेटा देखो बच्चे आगे, आगे क्या लिखा हुआ है एट डिस्काउंट, बेटा नॉट अलाउड, लिखो यहाँ पे नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 53 जो है वो अलाउ नहीं करती, बोलती ना आपके शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। नीचे लिखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स,
स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीने वाले शेयर्स, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट क्या मैं समझा रहा हूं बेटा। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, सारे बच्चे सुनेंगे मेरी बात बेटा। सर कंपनीज एक्ट, मेरी बात सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी अकाउंट्स। व्हाट वी आर, यार हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी बिजनेस मतलब कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप बिजनेस किससे गवर्न होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इनफैक्ट एक पार्टनरशिप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 थोड़ा सा वीक है यार। कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, इट्स लाइक अ ड्रैगन। वो कहता है भाई तुमने अगर एक भी चीज मेरी नहीं मानी ना, इतनी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज है ना बेटा कंपनी के ऑफिसर्स और कंपनी के अगेंस्ट। तो आप कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो बहुत रॉब्यूस्ट है, बहुत स्ट्रांग है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। क्या हो गया? वन जरा डोर बंद करके आ, बड़ा शोर आ रहा है बेटा। ध्यान से सुनिए बेटा। क्या हो गया था? ध्यान से सुनिए। तो बच्चे आपका कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? सेक्शन 53, डिस्काउंट पे मैं इशू नहीं करने दूंगा एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? शेयर्स इशू टू एम्प्लॉइज, शेयर्स इशू टू एम्प्लॉइज। सर कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है टाइम टू टाइम ना अपने शेयर्स एम्प्लॉइज को भी इशू करती है, अपने शेयर्स एम्प्लॉइज को भी इशू करती है। अब सुनना पूरी कहानी बेटा, ध्यान से इधर फोकस। सर कंपनी बोलती है, पहली बात, सर कंपनी की इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होती होगी ना, ऐसे ही थोड़ा उठाती होगी और शेयर्स इशू करती होगी। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय बोलता है यार 10 से 6 की जॉब है, मैंने सैलरी लेनी है, मेरा काम खत्म, मैं घर आ जाऊं। लेकिन एक ओनर क्या है सर, उसको पता है ये मेरा बिजनेस है, जितने एफर्ट्स डालूंगा उतना रिवॉर्ड मिले। तो सर एम्प्लॉय और ओनर में यहां पर एक फर्क आ जाए। एम्प्लॉय क्या बोलेगा? 10 से 6 सैलरी। ओनर क्या बोलेगा? यार 10 से 6 छोड़, सुबह 10 बजे से लेके अगले दिन के 10 बजे तक भी काम करना पड़ेगा, करूंगा, बिकॉज इट्स माई बिजनेस। जितना एफर्ट डालूंगा उतना मेरे को जो है फ्रूट मिलेगा, इट विल बी दैट मच फ्रूटफुल टू मी। तो बच्चे यहाँ पे क्या किया जाता है? एम्प्लॉय को लिंक किया जाता है ओनरशिप के साथ। क्योंकि जैसे एम्प्लॉय को शेयर इशू कर दिए तो एम्प्लॉय क्या बन गया? ओनर बन गया बेटा। इज दैट क्लियर? अब एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कैसे? एम्प्लॉय भाई बात सुनिए, देख तू थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालेगा ना, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के शेयर्स ग्रो करेंगे, कंपनी के शेयर्स ग्रो करेंगे, तेरी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है यार कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तेरी सैलरी 1 लाख पे ही टिकी हुई है, लेकिन जैसे उसको शेयर्स साथ में लिंक कर दिए तो वो क्या बोलेगा? यार मैं जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी साथ साथ मैं भी ग्रो करूं। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं? अब सर एम्प्लॉय को क्या पड़ी है सर वो कंपनी से शेयर्स खरीदे? सर कंपनी के शेयर्स तो मार्केट में भी अवेलेबल है। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी का शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी मिल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है 400। सर मुझे क्या पड़ी है कंपनी से खरीदने की? सर बिल्कुल पड़ी है। कंपनी बोलती है मार्केट में 400 का, मैं तेरे को 300 का दूंगी अपना शेयर। इज दैट क्लियर? समझ आया? और अगर एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ यार देख ये तो मैं तो बढ़िया कंपनी पे काम कर रहा हूँ, डाउन द लाइन 10-15 सालों में ये तो करोड़ रुपए के शेयर्स बन जाएंगे। आज अगर 10 लाख के शेयर्स खरीद भी लेता हूँ तो 1-2 करोड़ के शेयर्स हो जाएंगे, तो मेरी रिटायरमेंट तो क्या हो गई? सिक्योर हो गई। तो एम्प्लॉयज भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। तो यहाँ पर जब स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो आम जनता से पैसा रेज करना नहीं है, जबकि एम्प्लॉयज को लिंक करना है ओनरशिप। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए बेटा कुछ और टर्म्स पे चलिए मेरे साथ। लिखिए बेटा 7, लिखिए बच्चे 4 फीट, 4 फीट लिखिए, 4 फीट। इट मीन्स cancellation of shares if any shareholder defaults in payment of
It means cancellation of shares if any shareholder defaults in payment of any installment Is that clear? It means cancellation of shares if any shareholder defaults in payment of any installment. Is that clear? अगर आप किसी भी शेयर पे क्या करोगे सर, डिफॉल्ट करोगे तो कंपनी आपके शेयर क्या ले लेगी, आपसे वापस लेकर उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी. Is that clear? लिखो बेटा, pursuant to forfeiture, company will also seize the amount paid by shareholder. सर मतलब आइए एक एग्जांपल से समझिए. Will also seize the amount paid by shareholder. Pursuant to forfeiture, company will also seize the amount paid by shareholder. आइए बेटा लिखो मेरे साथ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ये होल्ड करते हैं 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच. एप्लीकेशन पे देना था इन भाई को ₹3, अलॉटमेंट पे भाई को देना था ₹4, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल अगर सुन लो ना, फर्स्ट एंड फाइनल मतलब फुल एंड फाइनल, मतलब ₹3 बैलेंस जो बचा था वो फर्स्ट कॉल पे ही मंगा लिया. एप्लीकेशन पेड, अलॉटमेंट पेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिफॉल्टेड. कंपनी क्या करेगी, मिस्टर ए के 1000 शेयर्स क्या करेगी बेटा, कैंसिल कर देगी. और सर कैंसिल कर देगी मतलब अब मिस्टर ए इज नो लॉन्गर ओनर इन द कंपनी. अब मिस्टर ए ओनर नहीं है बच्चे. तो बेटा जो ₹7, 1000 शेयर्स के ऊपर ₹7 मतलब ₹70,000 जो दिया है, वो कंपनी क्या कर लेगी, फोरफीट कर लेगी. मतलब अपने पास ही वो पैसा रख लेगी. वो भी पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी. मतलब डबल पेनल्टी, एक तो ओनरशिप भी मेरे हाथ से गई और जो पैसा जो दिया था वो भी कंपनी के पास ही चला गया. सर वो तो पैसा कंपनी को वापस करना चाहिए था. बेटा लॉ में खुद लिखा गया है, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे दैट अमाउंट व्हिच इन्वेस्टर हैज पेड टू द कंपनी. इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? तो ये है बच्चे आपके सारे. अच्छा नेक्स्ट क्लास लिख लो बेटा, 8th. अच्छा 9th एक और आएगी, रीइशू. रीइशू इट मींस रीइशू, दोबारा से. रीइशू का मतलब दोबारा से. इट मींस रीइशू of those shares which were previously forfeit by company, which were previously forfeit by company due to default on installment by share, due to default on installment by share. It means reissue of those shares which were. तो सर कंपनी ने मिस्टर ए के शेयर वापस लिए, कैंसिल कर दिए. अब 1000 शेयर्स जो कंपनी के पास पड़े वो किसी और को कंपनी क्या कर देगी, रीइश्यू कर देगी. इज दैट क्लियर? समझ आता है? नेक्स्ट लिखो बेटा, लास्ट जितनी मेरे को अभी दिमाग में याद है आई थिंक यही है और इससे ज्यादा तो है नहीं. लिखो बेटा प्रो राटा अलॉट. जी बेटा फर्स्ट कॉल फाइनल, फर्स्ट कॉल भी नहीं थी, फाइनल कॉल भी नहीं थी. फाइनल तो भी तो डिफॉल्ट ही रहा ना, तो भी तो डिफॉल्ट ही रहा. चलिए आइए बेटा, प्रो राटा अलॉट लिखिए बेटा, प्रो राटा अलॉट. दिस अलॉटमेंट is opted by company
only in case of over subscribed issue. पहले तो ये सुन लो, this allotment is opted by company only in case of over subscribed issue. Is that clear? ये कब आएगा? जब आपका इशू क्या होगा? ओवर सब्सक्राइब हमें सबको पता है कि सर कंपनी जो है ऑफर कर रही है 1000 शेयर, जनता ने अप्लाई कर दी 2000 के लिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. टू अंडरस्टैंड pro rata allot. Let's take an example to understand pro rata. Is that clear बेटा? ठीक है, देखिए X लिमिटेड है, इसने ऑफर करे बेटा 1000 शेयर्स. पब्लिक अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स. ऑफर है 1000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स. इज दैट क्लियर? कह रहा है मिस्टर ए है, अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स. कह रहा है कैलकुलेट शेयर्स इशूड या फिर स्लैश अलॉटेड. कैलकुलेट शेयर्स इशूड या अलॉटेड टू मिस्टर ए. इज दैट क्लियर? कैलकुलेट शेयर्स इशूड या फिर अलॉटेड टू मिस्टर ए. एम आई क्लियर? गॉट इट? बात समझ आती है? अब सुनिए मेरी बात, जैसे निकालूंगा वैसे देखना. प्लीज पहले लिखना मत, स्क्रीन पे सारे बच्चे चेक करो. कुछ नहीं बेटा, यूनिटरी मेथड लगना है यहाँ पे. सबसे पहले बेटा स्टेप 1, कैलकुलेट प्रो राटा रेशियो. कैलकुलेट प्रो राटा रेशियो. निर्जरा रुक जाओ बेटा, लिखो मत. कैलकुलेट प्रो राटा रेशियो. इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अप्लाई कितने शेयर्स के लिए? 2000 के लिए. ऑफर्ड कितने शेयर्स हैं? 1000. तो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोराटा रेशियो कितना है? मैंने बोला नहीं नहीं लिखो, मैंने क्या भागा भागा. 2:1. इज दैट क्लियर? इशू और अलॉटेड सेम होता है? इशू एंड अलॉटेड सेम होता है बेटा. ठीक है, कंपनी ने इशू कर दिए, कंपनी ने अलॉट कर दिए, एक ही बात है बेटा. ठीक है, तो प्रोराटा रेशियो कितना है बेटा? 2:1. इज दैट क्लियर? गॉट इट? चल आइए बच्चे स्टेप 2 देखिए. अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो 2 है ये किसका पार्ट है? अप्लाई का. और जो ये 1 है ये किसका पार्ट है? अलॉटेड का. इज दैट क्लियर? अलॉटेड बोलो, ऑफर्ड बोलो, इशूड बोलो, एक ही बात. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, आइए. अब एक तरफ लिखिए मेरे साथ बेटा अप्लाइड, और एक तरफ लिखेंगे अलॉटेड. बच्चे अगर आप 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कितने शेयर मिल रहे हैं? 1. यही बात होगी ना प्रो राटा रेशियो. अगर 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो मिलेगी कितने आपको? 1 शेयर. इज दैट क्लियर? सिमिलरली मिस्टर ए ने भी शेयर के लिए अप्लाई किया. कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा? 600. तो उसको कितने मिलेंगे? नहीं. इज दैट क्लियर? मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? चेक करो ऊपर. मिस्टर ए अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स. तो मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 600. इज दैट क्लियर? तो बेटा 2 के बदले कितना मिल रहा है? 1. बट 600 के बदले कितना मिल रहा है वो हमें पता नहीं है. तो बच्चे जिसकी वैल्यू निकालनी है
what we need to find, keep it numerator. किसकी वैल्यू निकालनी है? 600 की. what we already have, keep it denominator. किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा? 2 की, उसको रखो डिनोमिनेटर. तो बच्चे कितने शेयर्स आ गए यहाँ पे? 300. इज दैट क्लियर? गॉट इट? ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चे. दो, अगर 2 के लिए अप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा? 1. 600 के लिए अप्लाई करोगे तो वो हमें पता नहीं है, तो जिसकी फिगर दी हुई है उसको रखो डिनोमिनेटर और जिसकी वैल्यू निकालनी उसको रखो न्यूमरेटर. बस, सिंपल, सरल. लिखा, निकालिए बेटा, लिखिए बच्चे इसको ऊपर से सारे बच्चे लिखो बेटा. स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2. स्टेप 1 एंड देन स्टेप. स्टेप 1 डन एवरीवन. आइए बेटा स्टेप. ये अब इतनी बारी ऐसे कैलकुलेट होना है, बहुत बारी अब ये आएगा बच्चे. और एक बात ध्यान रखना बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे. एक और चीज सुनो बेटा, आपके पास फिगर्स कितनी है? 3. स्लॉट्स कितने हैं? निर्जरा फोकस करना. आपके पास फिगर्स कितनी है बेटा? 3. स्लॉट्स कितने हैं आपके पास? 2. एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. अब सर इन 3 फिगर्स में से कौन सा न्यूमरेटर बनेगा, कौन सा डिनोमिनेटर बनेगा? इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनिएगा बच्चे. आपके पास फिगर्स कितनी है बेटा? 3. इज दैट क्लियर? स्लॉट्स कितने हैं आपके पास? 2. एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर. अब इन 3 में से मैं कौन सी 2 फिगर्स पिक करूं, क्योंकि स्लॉट कितने हैं मेरे पास? 2 ही. दोबारा से सुनिए, मेरे पास फिगर्स कितनी है बेटा? 3. स्लॉट्स कितने हैं मेरे पास? 2. अब इन 3 में से 2 ही फिगर्स चूज होंगी बेटा, ठीक है बच्चे? आपकी वो 2 फिगर्स होंगी चूज जिनका आपस में रिलेशन है. 2 भी बेटा अप्लाइड है, 600 भी क्या है बेटा? अप्लाइड है. 1 क्या है? अलॉटेड. तो इसको छोड़. इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला? आपके पास 3 स्लॉट्स हैं, सॉरी फिगर्स कितनी है? 3. स्लॉट्स कितने हैं आपके पास? 2. तो बच्चे इन 3 में से वही 2 फिगर्स चूज होंगी जिनका आपस में क्या है? रिलेशन है. 2 भी अप्लाइड, 600 भी क्या है बेटा? अप्लाइड. अब क्या 2 की फिगर दी हुई है, 2 के बदले कितना? 1. तो फिगर दी हुई है तो 2 बन जाएगा न्यूमरेटर, लेकिन 600 के बदले नहीं दिया हुआ, तो 600 क्या बन जाएगा? इज दैट क्लियर? गॉट इट? मैं और लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए बच्चे, और लिखिए यहाँ पे नीचे लिखिए. वी हैव three figures, but only we have 3 figures, but only 2 slots are available. 2 slots are available as numerator and denominator. कह रहा है those 2 figures will be picked as numerator and denominator, which are relating to each other. Which are relating to each other. सबसे पहले आप देखो किनका आपस में रिलेशन है. अलॉटेड अलॉटेड. अगर अलॉटेड की 2 फिगर्स है तो अलॉटेड उठ जाएगा, अगर अप्लाइड की 2 फिगर्स है तो अप्लाइड उठ जाएगा. इज दैट क्लियर? गॉट इट? फिर उसके बाद देखो कौन सी फिगर पे आपको अमाउंट गिवन है और कौन सी फिगर पे अमाउंट गिवन नहीं है. 2 के ऊपर कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 1. तो 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर. 600 के ऊपर कितने मिल रहे हैं? कुछ नहीं, तो 600 क्या बन जाएगा? सिंपल. इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? आइए बच्चे, अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:09 बज रहे हैं. फटाफट मेरे साथ एक एग्जांपल करेंगे और आज समझेंगे बेटा कि किस तरीके भर भर के इसमें जर्नल एंट्रीज है बेटा. दिस चैप्टर इज प्योरली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज.
सर इसके आइए बेटा, क्वेश्चन मैक्सिमम जर्नल एंट्री वाले ही आते हैं। मैक्सिमम बच्चे। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने सारी की सारी टर्म्स इसकी समझ ली इस चैप्टर की। अभी आपको तंग नहीं करेगा बेटा। आइए जरा लिखिए मेरे साथ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। लिखिए बच्चे। कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स। कंपनी ने ऑफर करे 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, each payable as follows, each payable as follows। तो बेटा एप्लीकेशन पे बोल रहा है ₹3 दे दो, अलॉटमेंट पे बोल रहा है बेटा ₹4 दे दो, फर्स्ट कॉल पे बोल रहा है ₹2 दे दो, फाइनल कॉल पे बोल रहा है बेटा ₹1 दे दो। जरा चेक करो बन गया ₹10। 4 3 7 7 2 9, 7 2 9 और 1 10। चलिए आइए बेटा नेक्स्ट लिखिए बच्चे। अब देखना है कि यार एट पार है या ओवर सब्सक्राइब्ड है या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड है। ठीक है आइए बच्चे। कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 2 लाख शेयर्स। हाँ जी भाई। सर कंपनी ने कितने ऑफर करे थे? 2 लाख। पब्लिक ने कितने अप्लाई करे? 2 लाख। एट पार है बेटा। नेक्स्ट कह रहा ऑल मनी ड्यूज ऑन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स वर रिसीव वर रिसीव all money dues on various installments were received. Is that clear? Got it? समझ आता है? तो यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं है। जब डिफॉल्ट नहीं तो कंपनी भी फोरफीट नहीं। तो चलिए आइए बच्चे लेट्स स्टार्ट। अब एक एक जर्नल एंट्री की कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लिख दो, लिख दो आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कह रहा है जो जो नेसेसरी जर्नल एंट्री सब पास करके दो। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक एक जर्नल एंट्री की एक्सप्लेनेशन आपको मैं बच्चों को करवाऊंगा, रटवाऊंगा एक भी जर्नल एंट्री। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। गुरकीरत ने अप्लाई किया अपना, रक्षित ने अप्लाई किया, विशेष ने अप्लाई किया, हरमन ने अप्लाई किया, आरव ने अप्लाई किया। ऐसे करते करते हम सब ने अप्लाई। ठीक है पाठशाला के 80 के 80 स्टूडेंट्स ने अप्लाई की। इज दैट क्लियर? इट्स जस्ट अ स्मॉल नंबर 18 80। इट्स जस्ट अ स्मॉल नंबर 80 फ्रॉम अ कंपनीज व्यू पॉइंट। फोकस करिए इधर देखिए मेरी तरफ। अब बच्चे कंपनी क्या कर रही है, इन सब लोगों ने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी को बोला जी कंपनी जी आप में क्या दे दो शेयर से, क्या दे दो शेयर से। आप सुनिएगा मेरी बात। सर कंपनी जो है ना कभी कैश में डील नहीं करती। आपको जब भी कंपनी का पब्लिक इशू आता है कंपनी क्या करती है, जिस तरीके शादी का कार्ड हमें मिलता है ना इनविटेशन, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है प्रॉस्पेक्टस। इन्वेस्टर उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ता है, उस प्रॉस्पेक्टस में सारी डिटेल्स दी होती है, कंपनी का उसमें अकाउंट नंबर भी दिया होता है जिसमें आपको पैसा डिपॉजिट कराना होता है। यानी कि इन शॉर्ट आपको सर पैसा कहाँ पे डिपॉजिट कराना है, कंपनी के अकाउंट में। कंपनी आप ये नहीं चाहो, ये नहीं करोगे मोटा भाई के पास पहुंच गए मुंबई और उनके घर के नीचे खड़े हो गए, मोटा भाई ये लो पैसा ले लो, मैं आपके पास आपके पब्लिक इशू में क्या कर रहा हूँ, पैसा डिपॉजिट कर। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है एक आइए बेटा। अंकित जी कैमरा ऑन करिए जल्दी। तो सर आपने क्या किया, कंपनी ने क्या किया सर, कंपनी ने बोला कि हम तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही डील करेंगे। अब सुनने वाली बात क्या है बच्चे, ये जो जर्नल एंट्रीज है आप किसकी बुक्स में पास कर, वो बताओ बेटा। आप किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो बेटा, इन्वेस्टर की या कंपनी की? सर हम तो कंपनी अकाउंट्स, हमारे चैप्टर का नाम, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, कंपनी अकाउंट्स। हम तो कंपनी की बुक्स में। हाँ जी अखिलेश जी बेटा कौन सी सोचो में, शेयर्स तो नहीं परचेज करने बैठ गया बेटा? सर वो पापा आए थे बताने सर किसी की डेथ होगी तो सब घर वाले जा रहे हैं। अरे अरे चलो आइए बेटा। तो बच्चे ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना बेटा,
ये किसकी है? कंपनी की। सबसे पहली बात तो ये जानो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी है बेटा? कंपनी। मैं सिर्फ आज 2 ही जर्नल एंट्रीज करा पाऊंगा, ज्यादा नहीं करा पाऊंगा आज। ठीक है बेटा, वी कैन ओनली टेक 2 जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट, क्योंकि उसमें भी काफी सारा कॉन्सेप्ट है। अखिलेश जी भी, अच्छा अखिलेश जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात। सर इन्वेस्टर ने, सबसे मैंने आपको सारी टर्म्स लिखवाई, उसमें सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करेगा? अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा? पैसा देगा। कहाँ पे पैसा देगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक आपका एसेट, एसेट इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब मेरी बात सुनो, इन सारे लोगों ने कंपनी को पैसा तो दिया है, लेकिन उनको शेयर्स नहीं मिले। उनको शेयर्स नहीं मिले, तो सर ये सारे लोग कंपनी के क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्या बन जाएंगे कंपनी के? क्रेडिटर्स। सर हमने आपको पैसा भी दे दिया और बदले में चीज भी नहीं मिली। जिसको भी आपने कुछ देना होता है बेटा, जिसको भी आपने कुछ देना होता है अकाउंटिंग टर्म्स में, वो आपका क्या बनता है? क्रेडिट। यहाँ पे कंपनी ने क्या देना है आपको? शेयर्स। इन्वेस्टर्स को क्या मिलने हैं? शेयर्स। तो इन्वेस्टर्स क्या बन गए फॉर द टाइम बिंग? कंपनी के क्रेडिटर्स। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं एक एक क्रेडिटर का नाम लिख सकता हूँ? सोनू, टोनू, मोनू, रिशु, गीतू, मीनू, नीतू, जो भी है, एक एक इन्वेस्टर का नाम लिखने बैठे हैं यहाँ पे कि जी ये मेरा क्रेडिटर, ये मेरा क्रेडिटर, ये मेरा क्रेडिटर, ये मेरा। सर सोचो, लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। क्या इतनी अकाउंटिंग हो सकती है बेटा? इज इट पॉसिबल? क्या करेंगे बेटा? जितने भी ये मेरे इन्वेस्टर्स बने हैं, इन सारे इन्वेस्टर्स को मैं एक कलेक्टिव नेम, क्या दूंगा? कलेक्टिव नेम दूंगा। To all these investors, it is not possible to write the name of every investor in accounting. So instead of writing their name, I will give them a collective name. I will give them a collective name based on the name of my installment. Based on the name of my installment. तो सर सुनो जी, मेरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। क्या नाम है बेटा? शेयर एप्लीकेशन। और ये सब क्या बन गए बेटा मेरे? क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने इनसे पैसा ले लिया बट बदले में चीज नहीं दी। क्रेडिटर्स क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ क्या हो गई सर जी? इंक्रीज। इंक्रीज होने पे क्या होगी? क्रेडिट। और शेयर एप्लीकेशन का मतलब, इट इज कलेक्टिव नेम ऑफ all the proposed investors, all the proposed investors who have given funds to the company, but shares have not been allotted. Shares have not been allotted to them yet. To them yet. Do you guys agree with me or not? It is collective name of all the proposed investors who have given funds to the company, but shares have not been allotted to them yet. Is that clear? समझ आता है कि नहीं समझ आता है बच्चे? लिखो जरा यहाँ, लिखिए बेटा, लिखिए फटाफट यहाँ पे। विजिबल है पीछे उर्वशी जी आपको? इज इट विजिबल बेटा? लो, लो बेटा, लिखो बेटा जल्दी। आपने मुझे क्लास क्यों लीव करी? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, टर्म्स तक समझ आया बेटा? ट- हाँ हाँ, क्वेश्चन लिख लिया ना आपने बच्चे? हेलो, अब आप 6:30 मेरे साथ ज्वाइन करोगे, हम वही क्वेश्चन वहां से सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है? ओके बेटा, ओके।
चलिए बेटा, so it is collective name of all the proposed investors who have given funds to the company but shares have not been allotted to them yet. Is that clear? Got it? हाँ जी भाई। सर कितना पैसा बना, कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन का दाम कितना? 3 रुपए, तो कितना बन गया? 3 लाख। आइए जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं हम यहाँ पे। मैं लिखवाता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितना आगे बचे? 3। सर उन सारे क्रेडिटर्स को हमने शेयर एप्लीकेशन नाम दिया है। बचे लिखा तो यहाँ पे कलेक्टिव नेम दे देंगे ना, क्योंकि एक एक शेयर एक एक क्रेडिटर का नाम लिखना जो है पॉसिबल है नहीं। इट इज कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स हु हैव गिवन फंड्स टू द कंपनी बट शेयर्स हैव नॉट बीन अलॉटेड टू देम येट। एक एक इन्वेस्टर का नाम लिख सकता है बेटा बैठ के। ठीक है ना, समझ आई बात? ठीक है, अब जो स्कूल में मैम ये एंट्री पास कर रहे हैं, अब समझ आई कि नहीं आई बेटा? शगुन जी, समझ आता है कि नहीं समझ आता? आइए बैलेंस शीट एनालिसिस देखिए बेटा। बीइंग shares being 1 lakh shares being applied for 1 lakh shares by investors at the rate ₹3 at the एक्सक्यूज rate मी ₹3। हाँ जी बेटा। सर, अप्लाई तो 2 लाख के लिए हुआ है ना? 2 लाख के लिए अप्लाई हुआ बेटा? 2 लाख कहाँ है? मैंने 2 लाख लिखवाया? अच्छा अच्छा, सॉरी यार सॉरी। तो बेटा इसका ब्रेकअप लिखिए यहाँ पे। 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹3। पिछले बैच में मैं जब भी बोलता है ब्रेकअप सर मैं एक तो मिनट कई सारे कैमरा ऑफ बच्चे कर डर लूं। जाते थे। चलिए, सर मैं कैमरा ऑफ कर लूं। पिछली बारी मेरे यहाँ पे पिछले बैच में काफी सारे कपल्स थे तो वो डर जाते थे। ठीक है जी बेटा, बोलिए। रक्षित खुश हो गया। चलिए, अंकित अंकित क्यों इतना उदास हो गया? अंकित जी, हाँ जी सर। अंकित ऐसे उदास हो, ब्रेकअप तक बात नहीं पहुंची उसकी, तो मतलब अच्छा चल रहा है? अभी शुरू ही नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया? तू ही उसकी रिजेक्शन का कारण तो नहीं है? कौन है जो हमारे लिमिटेड एडिशन को रिजेक्ट कर सकता है? सर जिनको अंकित नहीं बहुत ज्यादा सच बोल देते हैं इसलिए शायद से। जिनको नहीं पता, अंकित ने अपनी बायो में नीचे लिखा हुआ था लिमिटेड एडिशन। हम 11th में बड़ा छेड़ते थे अंकित को। आइए बेटा, सर आपकी कुर्सियों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? आपकी कुर्सियों में ऊपर वाली क्लास में, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। अच्छा, वहां पे भी इसने लिमिटेड एडिशन की छाप यस छोड़ी सर। है बेटा? यस सर। अंकित तो क्या सर वो करता है बेटा? गुरकीरत के काम है सर, वो गुरकीरत के गुरकीरत काम के है। काम है? कह रहा है गुरकीरत ने लिखा। चलो बेटा ठीक कर लो इसको। आइए बेटा देखिए बच्चे, बैलेंस शीट एनालिसिस देखिए फटाफट। बैलेंस शीट एनालिसिस देखो बेटा इसके। ये पेपर में नहीं बनाना, ये जस्ट आप बच्चों को नॉलेज पर्पस के लिए समझा रहा हूँ। अब देखो बेटा क्या क्या आ गया हमारे पास। सर इधर बैंक आ गया 6 लाख रुपए का, आया 6 लाख रुपए का बैंक। और इधर शेयर एप्लीकेशन आ गया। अब ये शेयर एप्लीकेशन क्या है बेटा? दीज आर द creditors, these are the investors who have applied into the company, who have given funds to the company but shares are not issued to them yet। होगी बैलेंस शीट मैच? बैलेंस शीट मैच होगी बेटा? आइए बच्चे एक और जर्नल एंट्री करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे। विशाल हो गई इनकी क्लास? विशाल प्रोजेक्टर ऑफ कर दीजिए। ओके ओके, कोई बात विशाल आप कर दीजिए, इनको लगेगा 5 मिनट। चलिए आइए बेटा देखो जी नेक्स्ट।
सेकंड देखिए बेटा। हाँ जी भाई बच्चे, अब क्या होगा सेकंड में, क्या होगा बेटा? अब क्या होगा भाई? कंपनी को पैसा दे दिया उन्होंने, अब कंपनी क्या करेगी? अपना कर्तव्य निभाएगी। क्या करेगी? शेयर्स इशू करेगी। आइए बेटा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो पहली जर्नल एंट्री में क्या हुआ था बच्चे? इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स, देखो हेडिंग जाके, इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स। दूसरी जर्नल एंट्री में लिखिए शेयर्स इशूड बाय कंपनी। पहली जर्नल एंट्री की हेडिंग लिखो शेयर्स, क्या बोला मैंने? इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स, इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स। दूसरी में लिखो शेयर्स इशूड बाय कंपनी। लीजिए बेटा, पहली में हेडिंग लिखो इन्वेस्टर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स, दूसरी में लिखो बेटा ये सामने शेयर्स इशूड बाय कंपनी। सुनो बच्चे, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अंकित जी देखो कैसे हंस रहे हैं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। और उसने कैमरा ही ऑफ कर लिया। वो लम्हे, वो यादें कोई ना जाने। आइए बेटा, चलिए अंकित जी वापस आ जाइए, अंकित जी ब्लश कर रहे हैं। प्लीज बी बैक बेटा। सर देखिए 11th जरा, याद आ गई सर। 11 वो कह रहे सर 11th याद आ गई। 11th की वो मीठी मीठी बातें याद आ गई मेरे को। चलिए आइए बेटा, ये अंकित जी शादी से पहले ही सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। चलिए रोमांस। चलिए देखो बेटा ध्यान से, इधर देखिए। जिस चीज के पीछे आप सबसे भागते हैं ना, बाद में शादी के बाद हम उसी चीज से भागना चाहते हैं। चलिए देखिए बेटा, अच्छा सुनिए बच्चे, दो दो यहाँ पे टर्म्स थी, एक शेयर्स इशूड और एक शेयर्स फोरफीट। मतलब शेयर्स इशू में क्या हुए? शेयर्स एग्जिस्टेंस में आए। शेयर्स फोरफीट में क्या हुए? शेयर्स कैंसल हो। इज दैट क्लियर बच्चे? शेयर्स आए, कैपिटल आई, कि नाम क्या है यहाँ पे कैपिटल का? शेयर कैपिटल। शेयर आए कैपिटल आई, शेयर गए कैपिटल गई। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ है? शेयर्स इशूड, उसकी वजह से कौन आया? कैपिटल। उसकी वजह से कौन आई बेटा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा? कंपनी के व्यू पॉइंट से, बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या होती है? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हुई? इंक्रीज। इंक्रीज से क्या होगी बेटा? क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। सर मकसद क्या था? कि हमें शेयर्स चाहिए, पैसा लो शेयर्स दो। मिल गए शेयर्स, इन्वेस्टर्स को शेयर दे दिए कंपनी ने। तो सर अब जितने भी इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी के क्या बने थे बेटा? क्या बने थे? अरे क्या बने थे? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स क्या हो गए बेटा? खत्म हो गए। तो क्रेडिटर्स वाली लायबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगी बेटा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? यही एंट्रीज हो रही है स्कूल में, आप पल्ले पड़ी एंट्रीज। ठीक है, कितना है बेटा? 6 लाख। आइए दोबारा से बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं। किससे बेटा? सर लाइबिलिटी डिक्रीज कैसे हुई? लाइबिलिटी डिक्रीज कैसे हुई? क्योंकि बच्चे इन्वेस्टर्स जो थे उनको शेयर्स मिल गए ना, उनको शेयर्स ही तो चाहिए थे बेटा। क्यों बने थे? ये देख यहाँ पे, it is collected name of all the proposed investors who have given funds to the company but shares have not been allotted to them yet। उनको चीज नहीं मिली, पैसा दिया बट चीज नहीं मिली, सो वो क्या बन गए? हमारे क्रेडिटर्स बन गए। अब उनको वो चीज मिल गई तो एज क्रेडिटर्स क्या हो गए बेटा? वो खत्म हो गए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्यों डिक्रीज हुए? शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड लिखो यहाँ पे बेटा। बैलेंस शीट एनालिसिस से ना और क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाती है बैलेंस शीट एनालिसिस। आपके पापा को बोला था मैंने आने के लिए, वो आ नहीं रहे हैं क्या? यहाँ पे बात करनी थी मैंने उनसे, मैंने बोला भी था उनको। आइए बेटा, लिखिए बेटा बैलेंस शीट एनालिसिस। देखो बच्चे, लिखो बेटा यहाँ पे। तो सर बैंक है यहाँ पे 6 लाख का, बैंक है 6 लाख का। अभी रुकना, देखना स्क्रीन पे, इधर देखो, शेयर कैपिटल आ गई 6 लाख की। और जो शेयर एप्लीकेशन वाले क्रेडिटर्स थे वो क्या हो गए बेटा? नील,
नील हो गए ना, क्रेडिटर्स खत्म हो गए, तो यहाँ पर आ गया 6। लो बेटा, किसकी तरह बेटा? चलिए बेटा, इसकी तरह थोड़ा कैसी बात कर रहे हो? चलिए चलिए बच्चे, वी आर फ्री फॉर टुडे। तो ये था पहला अध्याय शेयर्स का। काफी दिन अब हम शेयर्स करेंगे, ठीक है? काफी सीसॉ राइड होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। होमवर्क करके आइएगा। फिलहाल के लिए अपना होमवर्क चेक कराएं जरा। फिलहाल के लिए होमवर्क चेक कराएं। हर्षित एब्सेंट, हर्षित एब्सेंट। शगुन जी, शगुन जी डेसोल्यूशन वाली नोटबुक बेटा। अखिलेश जी, शगुन जी लाए हैं? आरव, गुरकीरत, ला फटाफट। चलिए, आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा। फटाफट इको की क्लास ज्वाइन करिए। जिन बच्चों का नाम नहीं है होमवर्क के लिए, वो जाएं फटाफट।